श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। हमारा आज का विषय है मिर्च और शिमला मिर्च की पौध कैसे तैयार करें, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव। और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। स्वागत करती हूं आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। इस कार्यक्रम की कड़ी 62 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम जानेंगे मिर्च और शिमला मिर्च की पौध कैसे तैयार करें। मिर्च और शिमला मिर्च न केवल हमारे व्यंजन का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि किसानों के लिए एक अच्छा आय का साधन भी है। लेकिन अच्छी फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्वस्थ और मजबूत पौध तैयार करना। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि पौधशाला किसे कहते हैं, उसे हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसमें पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए और रोपाई की विधियां क्या हैं। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अर्पिता श्रीवास्तव, सीनियर साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल साइंस, ICAR IARI पूसा, नई दिल्ली से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खुशी। मैम, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं शिमला मिर्च और मिर्च की पौध तैयार करने के बारे में, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पौध क्या होती है, साथ ही हम पौधशाला किसे कहते हैं और ये कौन कौन सी फसलों के लिए हम तैयार करते हैं। पौध जो होती हैं, जैसे हम लोग खेतों में जब भी किसी फसल को लेते हैं, जो पौध जब छोटी अवस्था में होते हैं उस फसल की पौध, तो उसको हम लोग ज्यादातर पौध का नाम देते हैं। तो आप सब फसल में पौध की तैयारी नहीं करते हैं। कुछ फसल हैं, सब्जियों में ज्यादातर पौध की तैयारी की जाती है। कुछ जो है हमारे जैसे धान में भी पौध की तैयारी की जाती है। तो सब्जियों में मुख्यतः जो टमाटर वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे टमाटर हुए, मिर्च हुई, बैंगन हुआ, आलू हुआ, तो इन सारी सब्जियों में हम लोग जो है पौध तैयार करके उनकी खेतों में रोपाई करते हैं। तो ये उन पौधों में की जाती है। शोध करके पाया गया है कि इन सब्जियों में अगर पौध तैयार करके आप खेतों में लगाते हैं तो ये पौध जो है मतलब उपज जो है ज्यादा अच्छी मिलती है। बल्कि अगर आप सीधे बिजाई करते हैं, सीधे बिजाई में काफी समस्याएं होती, क्योंकि इन जो टमाटर वर्गीय सब्जियां होती हैं इनके बीज काफी छोटे होते हैं, और आप जब खेतों में सीधे बुआई करने जाते हैं तो कई बार आपके बीज की घनत्व ज्यादा हो जाती है, कई बार जमाव अच्छा नहीं होता है। अगर आप बीज की बिजाई कई बार बहुत गहरी हो जाती है, जिसकी वजह से बीजों का जमाव नहीं होगा, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो इन कारणों से खास करके टमाटर वर्गीय सब्जियों में हम लोग पौध तैयार करते हैं, और उनकी पौध तैयार करने के बाद ही उनकी रोपाई हम लोग खेतों में करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने पौध और पौधशाला के बारे में हमें बताया कि टमाटर वर्गीय फसलों की सबसे ज्यादा पौध तैयार की जाती है और इससे उपज अच्छी होती है। तो अगर हमें मिर्च या शिमला मिर्च की पौध लगानी है तो पौधशाला के लिए हम सही जगह का चुनाव किस तरीके से करें? कौन सी जगह पौधशाला लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? देखिए, पौधशाला का जो मेन मकसद जो यही रहता है कि हम एक ऐसे जगह का चुनाव करें जहां हम अपने पौधों को बड़े प्यार से उगा सके, उनकी देखभाल कर सके। क्योंकि आप जो पौधशाला आप जब भी लगा रहे हैं तो ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस समय जो है आपको ये रखना है कि आप जो भी जगह में आप पौधशाला ले रहे हैं, छोटी सी जगह होगी, वहाँ आप अपना पूरा ध्यान अपना पौधों को दे सकते हैं। एक अच्छी पौध आप ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी पौध ही एक अच्छे फसल का नींव होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो आप जब जगह का चुनाव भी जब करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। इस बात में आपको खासकर इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी जगह पौधशाला बनाने के लिए चुन रहे हैं वो जगह में अच्छी खासी धूप आती हो, क्योंकि धूप जब एक बार जब पौधों का जमाव होता है, पौधे बढ़ने लगते हैं, तो धूप चाहिए। तो ऐसे छायादार जगह ना ले जहाँ कहीं पेड़ हो या कोई बड़े बड़े पेड़ छाए हुए हैं या कोई बिल्डिंग हो और उसके पीछे ले लिया, तो अगर धूप नहीं आएगी तो पौध अच्छे नहीं रहेंगे। तो दूसरा चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पौधशाला जहाँ भी ले रहे हैं वो जो है थोड़ी ऊंचाई पे हो, क्योंकि जैसे मिर्च ज़्यादातर ये जाना जाता है कि मिर्च एक खरीफ फसल है, खरीफ के मौसम में लगाई जाती है जब बरसात होती है। तो उसकी पौधशाला भी उसके पहले तैयार की जाती है। तो कई बार जो है अगर मानसून जल्दी आ गया या बारिश जल्दी आ गई तो क्या होगा, आपके पौधशाला में पानी खड़ा हो सकता है, जिससे पौधों को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप एक ऊंचा जगह का चुनाव करते हैं तो उसमें पानी खड़ा नहीं होगा और आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये चीज़ है कि आप जो भी आप मिट्टी, जिस भी मिट्टी में आप पौधशाला बनाना चाह रहे हैं, वो मिट्टी ज़्यादातर रेतीली दोमट हो या दोमट प्रकार की मिट्टी हो। इस तरह की मिट्टी में क्या होता है, पानी खड़ा नहीं होता है। और मिर्च या शिमला मिर्च एक ऐसी पौध है
कि अगर उसमें पानी जमाव होगा तो उसमें तुरंत सड़न आएगा, कई तरह के रोग आने लगेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। एक तो ये है कि धूप अच्छी आए, कोई छायादार जगह ना हो, जगह एक ऊंची जगह पे हो, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप जहाँ भी पौधशाला ले रहे हैं वहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। मतलब आपका ट्यूबवेल पास में हो या कोई और मतलब आपके पास कोई जरिया हो जिससे आप अपने पौधों को रोज़ सुबह शाम आप उसमें सिंचाई कर सके। तो इन बातों का ध्यान रख करके आप पौधशाला के जगह का चुनाव कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया कि मिर्च और शिमला मिर्च की जो पौध है वो खरीफ फसल है और खरीफ के समय में उसको तैयार करना चाहिए या उससे पहले तैयार करना चाहिए। तो अगर हमें मिर्च और शिमला मिर्च की पौधशाला तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होगा? देखिए, हमारा भारत देश काफ़ी मतलब विविध तरह के इसमें एनवायरनमेंट रहते हैं। तो उत्तर भारत में ज़्यादातर जो मिर्च की खेती ली जाती है वो गर्मियों के समय ली जाती है, कि उसमें जो है रोपाई वो फरवरी माह में करते हैं। तो उसकी पौधशाला आपको समझ में आ जाएगा कि उसके 1-1.5 महीने पहले तैयार करनी होती है। तो अगर उत्तर भारत में कोई किसान मिर्च की खेती लेना चाहता है तो मैं उनको सुझाव दूंगी कि वो पौधशाला अपनी नवंबर माह से शुरू कर दें, क्योंकि बीज के जमाव के लिए एक तापमान की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत दिसंबर या जनवरी में आप बिजाई करेंगे तो तापमान उस समय काफ़ी गिर जाता है और बीजों का जमाव ठीक नहीं होगा। तो आप नवंबर माह में आप बिजाई कर दें। एक बार अंकुरण होने के बाद आपको जो है आप उस समय अपना मतलब, और जो पौधशाला आप जो तैयार कर रहे हैं इस चीज़ का खास ध्यान रखें उत्तर भारत में, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ पड़ती है। तो आप जिस भी जगह का चुनाव किए हैं वो उसको आप पॉलीथीन से ढक दें ताकि अंदर का तापमान अच्छा बना रहे और पौधों को ज़्यादा सर्द ना लगे, क्योंकि सर्दियों से भी मिर्च के पौधे हों या शिमला मिर्च के पौधे हैं वो मर सकते हैं। तो आप पॉलीथीन से ढक लें। दूसरा बात है कि जैसे हमारे जो दक्षिण भारत है वहाँ पर मिर्च की और जो ये मुख्य समय यही है मिर्च लेने का, वो खरीफ के मौसम में है। खरीफ का मौसम जैसे मानसून जैसे से दक्षिण भारत में ज़्यादातर मानसून मई के अंत तक आने लगता है, जून के शुरुआत में घुस जाता है। तो उनके लिए पौध लगाने का समय होगा मई का महीना। लेकिन हम लोग जैसे उत्तर भारत में कोई अगर खरीफ के मौसम में फसल लेना चाहता है तो उनके लिए समय होगा जून जुलाई, क्योंकि पौध तैयार होने में लगभग 40 से 45 दिन लगता है। तो उससे आप अनुमान लगा लें कि आप जब भी आपको खेतों में रोपाई करनी है उससे 1.5 से 2 महीने पहले आपको बिजाई कर देनी है। ठंडियों में पौध तैयार करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि तापमान की कमी से पौधों का बढ़ाव काफ़ी धीमे धीमे होता है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन जहाँ आप गर्मियों की बात करते हैं, मानसून की बात करते हैं, तो 35 से 40 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। उस अनुरूप आप अपना समय निर्धारित कर सकते हैं कि आपको इस समय पौधशाला तैयार करनी है। बिल्कुल मैम, आपने पौधशाला तैयार करने के लिए उपयुक्त समय हमें बताया। तो अगर हमें पौधशाला तैयार करनी है तो उसकी सबसे बेहतर विधि क्या है? हम कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करें? जगह के लिए हम क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखें? किस तरीके से पौधशाला को तैयार करने में बीज कैसे योगदान देते हैं और बाकी चीज़ें किस तरीके से महत्वपूर्ण रहती हैं, इन सब के बारे में बताइए। जी ज़रूर खुशी। सबसे पहले जैसे आप पौधशाला लेने का अपने दिमाग बना लिया है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी जगह आप जहाँ पौधशाला लेना चाहते हैं उस जगह से की अच्छी से गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद जो है अपने हाथों से ही उसमें अगर कोई ढेले हैं या पत्थर है उनको हटा करके सारी चीज़ें हटा लेनी है और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा कर लेना है। एक बार मिट्टी भुरभुरी हो गई है तो आप उसमें फिर उर्वरक डाल सकते हैं। और क्योंकि पौधशाला में छोटे छोटे पौध होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उर्वरक की ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो आम जो खाद आती है, जो आप खाद तैयार करते हैं किसान ज़्यादातर गाय के गोबर से या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, उनको आप मिट्टी में मिला लें। अच्छे से उनको मिलाने के बाद जो है अब आप उसमें जो है मेढ़ों या बेड जिसको बोलते हैं, बेड का तैयारी कर सकते हैं। तो बेड की तैयारी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कितने लंबा या कितना चौड़ा बेड अप लेना चाहेंगे। ज़्यादातर अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो आपका आधा मीटर की चौड़ाई का बेड रहता है और लंबाई आप उस अनुपात ले लें कि आप कितने एरिया में आप अपनी मिर्च की खेती करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा रहता है कि जैसे 1 हेक्टेयर एरिया है तो उसमें लगभग 30,000 पौधे आते हैं। तो हम 1 हेक्टेयर के लिए हम बताते हैं कि अगर आप संकर किस्म लगा रहे हैं तो 200 से 250 ग्राम बीज जो है काफ़ी होता है। लेकिन अगर आप प्रजातीय किस्म या देसी किस्म लगा रहे हैं तो आपको 400 से 500 ग्राम बीज
आपको चाहिए होगा। तो उस अनुपात आपका कितने एरिया क्षेत्र में आप लगाना चाहते हैं मिर्च, उसके हिसाब से आप ये निश्चित कर लें कि आपको कितनी क्यारियाँ चाहिए होंगी। और क्यारियों की तैयारी के लिए हमने जैसे बताया कि आधा मीटर आपकी चौड़ाई हो और उसकी जो है लंबाई लगभग आप जो है 10 मीटर या 20 मीटर, वो इस अनुपात पे डिपेंड करेगा कि आप किसका क्षेत्रफल कितना है जिसमें आप मिर्च लगाना चाहते हैं। तो एक बार आपकी वो आपने डिसाइड कर लिया तो और दूसरा एक और है, जो क्यारियाँ बना रहे हैं आप मिर्च के पौधशाला तैयार करने के लिए, उसकी ऊंचाई जो है खेतों से मतलब ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। इसका भी आपको पता ही चल गया होगा क्यों, ताकि पानी का जमाव ना हो। आप कुछ सिंचाई कर रहे हैं, अगर आप जैसे मानसून के सीज़न में आप पौधशाला तैयार कर रहे हैं तो अचानक बारिश हो सकती है, पौधशाला में पानी खड़ा हो सकता है। तो अगर आप समतल भूमि पे आप बिजाई कर देंगे तो पौधों में सड़ान आ सकती है। तो इसलिए हम लोग क्यारियाँ जो बनाते हैं वो थोड़ी सी उछली हुई क्यारियाँ हों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और गोबर की खाद मिलाने के बाद जब आपने क्यारियाँ तैयार कर ली हैं तो उसमें जब बिजाई के समय तो आपको ये हाथों से ही आपको जो है उसमें धारियाँ बनानी है, और वो भी चौड़ाई के अनुरूप, जितनी चौड़ाई होगी उसके अनुरूप आपको धारियाँ बनानी है और बिजाई करते जानी है। बिजाई का घनत्व बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितना घनत्व डालेंगे पौधे ज़्यादा होंगे तो उससे फिर से बीमारियों लगने का समस्या आ सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और साथ ही साथ जैसे आप बिजाई कर रहे हैं, जो गहराई होगी जो आप धारियाँ बनाए हैं जिसमें बिजाई करनी है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप गहरा कर देंगे तो बीज का जमाव नहीं होगा, अच्छे से पौधे बाहर नहीं निकल पाएंगे, बीज का अंकुरण होने के बाद पौधे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें और इस तरह आप पौधशाला के लिए क्यारियों की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आपने क्यारियों की तैयारी के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, साथ ही बताया कि मेड़ किस तरीके से बनानी है, कितने अनुपात में, कितने सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। अब जब मेड़ बना चुके हैं और क्यारियाँ हम लगा चुके हैं, बीज का रोपण हो चुका है, तो उसके बाद हम रोपाई किस तरीके से करें और रोपाई करने से पहले हम कौन सी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें, उनके बारे में बताइए। उससे पहले खुशी हम कुछ और भी बातें बताना चाहेंगे। जैसे आपके बीज की आपने बिजाई तो कर ली, उससे पहले जो है क्योंकि अब बीजों का अंकुरण होगा, अंकुरण ज़्यादातर अगर गर्म तापमान है तो 7 से 10 दिन में हो जाता है, और अगर ठंडियों का मौसम है तो लगभग 2 हफ्ते लग सकते हैं बीजों के जमाव में, क्योंकि कम तापमान में थोड़ा सा धीमे से जमाव होता है। तो एक बार जमाव हो जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी सिंचाई अब शुरू कर देनी, क्योंकि पौधे अब क्योंकि बाहर निकल आए हैं तो आपको सिंचाई, अगर गर्मियों का मौसम है तो सुबह शाम दोनों समय आपको सिंचाई करनी है, और अगर ठंडियों का समय है तो कम से कम एक बार सिंचाई आपको दिन में एक बार करनी ही पड़ेगी। खरीफ के मौसम में क्योंकि धूप तेज हो सकता है तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी पौधशाला है उसको आप 40 मेश का नेट आता है उससे अगर ढक दें, और उसके ऊपर जैसे ग्रीन शेड नेट वगैरह है वो लगा दें, तो उससे जो तेज सूर्य की किरणें जो हैं, कई बार पौधे उसमें जल जाते हैं तो उससे आपको बचाव मिल सकता है। ठंडियों में तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पॉलीथीन लगा सकते हैं, तापमान उससे आपका अंदर में ज़्यादा, क्योंकि पॉलीथीन जैसे ही आप लगाते हैं और कोई भी संरचना को पॉलीथीन से ढक देते हैं तो अंदर का तापमान ज़्यादा हो जाता है, तो उससे आपके पौधों का बचाव होगा। साथ ही साथ 10-15 दिन में आप देखेंगे कि उसमें खरपतवार भी आने लगेंगे। तो खरपतवार हमेशा पौधशाला में आप हाथ से ही खरपतवार निकालें। कई सारी रासायनिक केमिकल्स आते हैं जिसका छिड़काव करके आप मतलब खरपतवार से बच सकते हैं, लेकिन पौधशाला में आप किसी भी तरह का रसायन का प्रयोग ना करें, हाथों से आप खरपतवार को हटाएं और उनको जो है बीच बीच में जो धारियों के बीच में गुड़ाई करते रहें। इससे पौधों का बढ़ाव बहुत अच्छा होगा, कम समय में जल्दी जल्दी बढ़ाव लेने लगेंगे। अगर उर्वरक की बात करें हम तो उर्वरक में ज़्यादातर आप जो है 19 ऑल का एक घोल आता है, 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाश होता है और फॉस्फोरस होता है। उसको आप जो है 4 या 5 ग्राम 10 लीटर में घोल करके आप जो है 10 से 15 दिन के बाद उसका छिड़काव करें। इससे जो है नियमित आपको पौधों को उर्वरक भी मिलते रहेगा और पौधों का जड़ों का बनना और पौधों का बढ़ना दोनों बहुत अच्छा होगा। तो इन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना है जब आप मतलब पौधों की देखभाल की बात कर रहे हैं। जी खुशी। बिल्कुल मैम, आपने पौधों की देखभाल के बारे में बताया, तो वही उसी से जुड़ा हुआ सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था, वही कि आप रोपाई करते वक्त और कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे, या कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए जिससे हमारी पौध खराब ना हो और बेहतर बनी रहे। तो इसमें देखो खुशी, आपकी पौध जो है लगभग 35 से 40 दिन में
गर्मियों के समय में तैयार होने लगेगी। अगर ठंडियों का समय है तो आप मान के चलिए 50 से 60 दिन लग सकते हैं पौध तैयार होने में। तो आपको इस समय आप एक भी पौध उखाड़ करके आप देख सकते हैं, अगर जड़ें अच्छी बन गई हैं तभी आप वो रोपाई के लिए तैयार हुए हैं। अगर जड़ें नहीं बनी हैं तो आपको और अपने पौधों को रोकना पड़ेगा अपने खेतों में भेजने से पहले। और अगर जैसे आपने देखा कि जड़ें भी बड़ी अच्छी बन गई हैं, 4-5 पत्ते भी आ गए हैं पौधों में, वो एकदम सही स्थिति है, मतलब पौधे जो है लगभग 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, अब ये रोपाई के लिए तैयार हो चुके हैं। तो रोपाई से पहले आपको क्या करना है, अगर गर्मियों का समय है, जैसे अब मॉनसून में आपको भेजना है खेतों में, जब आप पौधों को भेजने वाले हैं तो आपको समझ में, अभी तक बड़े प्यार से आपने रखा, उनको ढक के रखा, जितनी भी सुविधाएं चाहिए उनको सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। तो अब जो है वो खुले खेत में जाएंगे जहाँ सख्त वातावरण रहेगा, उनको एक झटका सा लगेगा। तो उससे पहले उसके लिए आपको पौधों को ना थोड़ा सख्तीकरण करना पड़ता है। तो सख्तीकरण के लिए अगर खरीफ के मौसम की बात करें तो हम ये सुझाव देंगे कि जैसे रोपाई आपको कल करनी है तो 2 दिन पहले से आप उनको पानी देना बंद कर दें। तो उससे क्या है, पौधों को एक झटका, एक पहले ही उनको पता चल जाएगा कि झटका सा लगने वाला है, तो वो थोड़े और कड़े हो जाएंगे। फिर आप जब रोपाई खेतों में करें तो जब आप खेतों में आप भेजेंगे तो उस समय जो पौधों का मृत्यु दर होता है वो बड़ा कम हो जाता है। और अगर ठंडियों में आपको रोपाई करना है तो आप जैसे, क्योंकि आपने पॉलीथीन से ढक के रखा है, जो मुख्य समस्या आ सकती है ठंडियों के मौसम में वो कि पाला गिर जाएगा, पौधे मर सकते हैं खेतों में। तो उसके लिए आप जैसे रोपाई करने वाले हैं आज, तो उसके 3-4 दिन पहले आप जो पॉलीथीन से ढके थे उसको खोल दीजिए, ताकि पौधों को हल्की हल्की ठंड जो है, जो रात की गिरती है, उससे उनको मतलब उनको एक अनुभव मिले और वो और सख्त हो सके। तो इस तरह अपने पौधों का सख्तीकरण कर सकते हैं, उसके बाद ही आप पौधों को खेतों में भेजते हैं। बिल्कुल मैम, आपने रोपाई से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई, जिसमें आपने बताया कि हमें अपने पौधों को सख्त करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रोपाई में बेहतर प्रदर्शन अपना कर सकें। साथ ही मैम, जब हम देखते हैं कि जब हम कोई पौध तैयार करते हैं या कोई फसल उगाते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कीड़ों की और बीमारियों की। हमारे पौधे बहुत नाजुक होते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कीड़े और बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारी फसल को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देती हैं, जिससे हमारी उपज भी ख़राब हो जाती है और किसान का नुकसान होता है। तो कैसे हम कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण कर सकते हैं? साथ ही कौन से ऐसे कीड़े हैं जो ज़्यादातर मिर्च और शिमला मिर्च की पौध में देखे जाते हैं? देखिए, जो मिर्च और शिमला मिर्च की बात करें तो क्योंकि हमने 2 समय बताया जब पौधों की पौधशाला तैयार की जा सकती है, तो ठंडियों में ज़्यादा समस्याएं कीड़ों और बीमारियों को लेकर के नहीं आती है। क्योंकि खासकर अब मतलब किसान भाइयों ने भी अनुभव किया है और हम लोग भी अनुभव करते हैं कि जैसे तापमान बढ़ता है उनके साथ ही कीटों का भी प्रकोप बढ़ता है, बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ता है। तो ये ज़्यादातर समस्याएं जो मिर्च में देखी जाती हैं वो खरीफ के मौसम में, जो खरीफ में आज जो आप पौधशाला ले रहे हैं उसमें ज़्यादा आती हैं। तो मिर्च और शिमला मिर्च दोनों में ही ज़्यादातर एक कीट होता है, सफ़ेद मक्खी, माहू होता है, ये रस चूसने वाली कीट होते हैं। वो जो है जब पौधों पर बैठते हैं तो वो रस चूसते हैं, साथ ही साथ इनके मुँह में कुछ विषाणु होते हैं, वो विषाणु छोड़ देते हैं। तो इससे ज़्यादातर समस्या होती है। तो इनसे बचाव के लिए ही आपको छिड़काव करना है। तो क्योंकि पौधशाला छोटे हैं, पौधे छोटे हैं, उस समय आप बहुत कड़ी रसायनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कीटों का प्रकोप हो गया तो आप नीम का तेल का छिड़काव करें हर 3-4 दिन में, और उसका दर लगभग रहेगा 5 ml प्रति लीटर। इससे आप छिड़काव करें नीम के तेल से, जो जितने भी कीट हैं उनसे आप बचाव ले सकते हैं। दूसरा एक तरीका हमने जो पहले भी बताया कि जैसे आप खरीफ मौसम में जब आप पौधशाला ले रहे हैं तो 40 मेश के नेट से आप ढक करके अपने पौधशाला को रखें। उस नेट का मतलब ये क्या है कि आप एक तरह से मच्छरदानी लगा दें। जैसे हम लोग रात में जब सोते हैं तो मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगा देते हैं, वैसे ही इन पौधों को हम लोगों को उन कीड़ों से बचाना है। तो 40 मेश का जो नेट आता है वो इन कीड़ों, जो सफ़ेद मक्खी होते हैं, माहू होते हैं, चेपा होते हैं, इन तरह के सारे कीटों से बचाव देते हैं। तो इनको आप लगा करके इनके अंदर आप पौधशाला लें, तो इससे जो है काफ़ी हद तक आप इन कीटों को रोक सकते हैं। बीमारियों की जब बात करें तो ज़्यादातर जो है गर्मियों में जो बीमारी आती हैं वो फफूंद वाली बीमारियां होती हैं। तो जो पौधशाला में मुख्यतः जो बीमारी आती है वो टा रोग होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो
इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बचाव का एक तरीका है कि जब आप बिजाई कर रहे हैं, हमने जैसे बताया कि बहुत घना बिजाई ना करें। पौधों के बीच में अगर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होगी तो क्योंकि पौधे आपस में चिपके हुए नहीं हैं तो फफूंद का प्रकोप थोड़ा कम होगा और इस बीमारी से बचाव मिल सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप बीज जब बिजाई करने जाते हैं तो आप बीजोपचार कर लें। बीजोपचार मतलब फफूंदनाशक कई सारे रासायनिक होते हैं, उससे जैसे कैप्टन हुआ, डाइथेन M45 हुआ, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज से आप उनका उपचार करके आप फिर उसकी बिजाई करें। दूसरा कुछ नेचुरल फॉर्मुलेशंस भी आते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है, वो 4 से 5 ग्राम प्रति केजी आप बीज में उसको मिला लें, उसके बाद उसको करें तो उससे कई सारे फफूंद जैसे रोगों से बचा जा सकता है। और अगर बाई चांस आपकी बीमारी आ ही गई इतना कर लेने के बाद भी, तो फिर आप जो है फफूंदनाशक जैसे हमने बताया कैप्टन या डाइथेन M45 इनका आप छिड़काव कर लें। इनका जो दर रहेगा लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना करके आप पौधों पे छिड़काव कर सकें। जो पौधे झुलसा चुके हैं उनको तो आप नहीं बचा सकते, लेकिन जो बाकी पौधे हैं उनको आप बचा सकते हैं इन रसायनों का छिड़काव करके। बिल्कुल मैम, आपने कई सारे रसायनों के बारे में बताया, साथ ही नीम के तेल के बारे में भी बताया, 40 नेट के बारे में बताया, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं जिनसे हम अपने कीड़े और बीमारियों से अपनी फसल को बचा सकते हैं, उनके बारे में बताया। अब कार्यक्रम जब अंत की ओर है तो कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों और बहनों को क्या सलाह या संदेश देना चाहेंगी? मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप जितना मेहनत अपनी एक अच्छी फसल लेने के लिए करते हैं उससे 40% मेहनत आप अपनी पौधशाला अच्छी पौध तैयार करने में लगा दीजिए। क्योंकि अगर आपकी पौध अच्छी नहीं है तो आप मान के चलिए कि आपकी फसल अच्छी नहीं होगी जब वो खेत में जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको रखना चाहिए तो उस समय रखना है जब पौधे जो हैं सबसे छोटे हैं, सबसे नर्म हैं, सबसे मुलायम हैं। तो पौधशाला के लिए जिन जिन सावधानियों का मैंने आपको जानकारी दी, उन सारी सावधानियों को अपने दिमाग में रखें, उनका अनुपालन करें, उससे आप एक अच्छी पौधशाला ले लेंगे। और अगर आपकी अच्छी पौधशाला बहुत अच्छी है तो आप मान के चले कि आपकी फसल जो है आप लगभग अच्छी फसल की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारा ये खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुतकर्ता हैं रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये कड़ी पसंद आई होगी। यदि आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। कार्यक्रम की संचालक हैं श्रुति और कार्यक्रम का संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।